हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लास की इस नई वीडियो में। अभी हम लोग 10th क्लास को कवर करके आए हैं। 10th क्लास में आपके पास एक ही बुक थी विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप तीनों एक साथ पढ़ते थे। लेकिन इन 11th क्लास सब अलग अलग बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 प्रकार की बुक्स आपको यहाँ पे रीड करनी है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, और हम संपूर्ण वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। फिर हम सोचेंगे कि क्या हम अणुओं और परमाणुओं को गिन सकते हैं, और जब अणुओं और परमाणुओं को मापने की बात आएगी तो हम मोल संकल्पना का अध्ययन करेंगे। फिर मोल संकल्पना को रासायनिक समीकरणों के साथ खूबसूरती से जोड़ा जाएगा और उससे निकल कर आएगी रस समीकरण मिति। और एक बार जब आप इसको सीख जाएंगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप बहुत सारी गणनाएं आगे कर पाएंगे। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है और स्टार्टिंग भी है। तो पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, खुश होकर के हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। अगली वीडियो से मोल संकल्पना की शुरुआत होगी और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति जो नियम हैं हम उनका भी अध्ययन। एक बात बच्चों, मैं आपको और ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि हमारा जो 11th है ये भी 10th की तरह बहुत स्मूथ है, तो आप गलत सोच रहे हो। ये बहुत ही आसान है, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। चूँकि केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, इसलिए हमें एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करना है और एक दूसरे से प्रॉमिस करना है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा और आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए पदार्थ। इसको द्रव्य भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर। तो लिखिए हेडिंग पदार्थ अथवा द्रव्य या मैटर। इस पूरे ब्रह्मांड में हम लोग धरती की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जो आस्थान घेरती हो और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जैसे कि ये पेन है, इसका कुछ द्रव्यमान है, और अगर मैं इसको ज़मीन पर या कहीं भी रखता हूँ तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। तो ये क्या है? ये आपका द्रव्य है। द्रव्य यानी पदार्थ या फिर मैटर। हम लोग खुद एक पदार्थ की गिनती में आते हैं। यहाँ तक कि जो हवा है वो भी एक पदार्थ ही है, वह भी स्थान घेरती है और हवा का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों, इसकी बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि इस ब्रह्मांड में हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो, वो क्या है? वह आपका पदार्थ है, द्रव्य है या फिर मैटर है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं पदार्थ के वर्गीकरण की तरफ। अब बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण की। तो हेडिंग लिखिए पदार्थ का वर्गीकरण। अब पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग 2 आधार पे कर सकते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। एक हो गया हमारा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा हो गया रासायनिक वर्गीकरण। जो आपका भौतिक वर्गीकरण है, इसको हम लोग अणुओं के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, और वो 3 भाग हम इससे पिछली वाली कक्षाओं में भी लगातार पढ़ते हुए आगे बढ़ते आए हैं। वो तीनों हैं ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग इनके बारे में छोटी छोटी बात करेंगे, क्योंकि हमको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। एकदम जो है ज़मीन से उठाकर आसमान पर लेके जाना है।
तो भौतिक वर्गीकरण में सबसे पहले ठोस आता है, और ठोस में अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। तो अणुओं के मध्य जो अंतरा आणविक बल है वह ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ठोस के अंदर जो अणु हैं वो एकदम एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, एकदम चिपके हुए, जैसे इस तरह से देखिए, एकदम आपस में चिपके हुए। ये आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और बहुत मजबूती से चिपके हुए होते हैं, क्योंकि इनके पास अंतरा आणविक बल बहुत ज़्यादा होता है और इनसे कम होता है द्रव के पास, और द्रव से भी कम अंतरा आणविक बल होता है गैस के पास। इसलिए गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। आइए देखते हैं। अब आगे बात करते हैं आयतन की। तो जो ठोस का आयतन होता है वह एकदम निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन वह होता है कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं ये मार्कर रखता हूँ तो यह जितना भी स्थान घेर रहा है, जितना भी स्थान ये घेर रहा है, ये इसका क्या होगा? आयतन होगा। अगर मैं ये बॉक्स रख रहा हूँ तो यह जितना भी स्थान घेर रहा है यह इस बॉक्स का क्या होगा? आयतन होगा। अब जैसे कि ये मार्कर है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है, तो इसका जो आयतन है वो जितना यहाँ है, अगर हम इस मार्कर को उठा के अमेरिका में ले जाके रख देंगे तब भी इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा, और ये उतना ही स्थान अमेरिका में भी घेरेगा। इसका मतलब है कि ठोस का आयतन एकदम निश्चित होता है। इसी तरह जो द्रव है उसका भी आयतन निश्चित होता है। जैसे कि अगर आप किसी से 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसको चाहे ग्लास में डालें, चाहे बोतल में डालें, चाहे किसी टंकी में डालें, तो वह एक का 1 ही लीटर रहेगा, एक का 1.5 या फिर एक का आधा लीटर नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। अब आइए बात करते हैं गैस के आयतन की। तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक अगरबत्ती है और उसका धुआं आपने एक डिब्बे में बंद करके रखा है। तो उस डिब्बे में अगरबत्ती का धुआं जितना भी रहेगा वह उस डिब्बे के आयतन के बराबर रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपने डिब्बे को खोल दिया, तब जो उसका धुआं रहेगा वह उस पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो अब उस गैस का आयतन कितना हो गया? उस कमरे के बराबर हो गया। अब मान लीजिए आपने कमरे की सारी खिड़कियां भी खोल दी, तो वह धुआं क्या हुआ? कमरे के बाहर चला गया। तो अब उसका आयतन क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, चूँकि एक कमरे से दूसरे कमरे में या फिर कमरे से सीधे वो कहाँ चला जाएगा? आपके वातावरण में। तो भैया आपका जो गैस का आयतन है वह क्या होता है? अनिश्चित। तो गैस की खासियत क्या होती है कि वह जिस जगह पर भी खोली जाती है वह उस पूरी जगह में फैल जाती है। अब बात करते हैं आकार की। तो अब जैसे कि ये मार्कर है, अब अगर मैं इसको खोल के आपके हाथ में दूंगा तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में जाते ही इसका आकार बड़ा हो जाएगा या फिर इसका आकार छोटा हो जाएगा। मतलब ये जैसा है यह वैसा ही बना रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका आकार जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे इसको कहीं पर भी हम रख दें। अब बात करते हैं द्रव की। तो हमारे कौन कौन से द्रव हैं? पानी है, दूध है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है। तो हम लोग जल को लेते हैं कि जल को अगर हम लोग ग्लास में रखते हैं तो वह जल गिलास के आकार का हो जाता है, बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी के आकार का हो जाता है, और अगर एक डिब्बे में रखते हैं तो वह जल डिब्बे के आकार का हो जाता है। मतलब जो द्रव का आकार है वह अनिश्चित है, मतलब कि निश्चित नहीं है। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस का तो आयतन भी अनिश्चित है और इसका आकार भी अनिश्चित है। यहाँ तक आप फ़ोटो खींचो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक एक उदाहरण लिख लेते हैं इन तीनों का, जैसा कि लोहा, सोना, पानी, हाइड्रोजन गैस। अब आता है दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण। केमिस्ट्री को फील करना बहुत ज़रूरी है, एक एक चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नंबर आते हैं अच्छे से अच्छे। रासायनिक वर्गीकरण में भी दो भाग आते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। आप समझिएगा कि शुद्ध पदार्थ क्या चीज़ है और मिश्रण क्या चीज़ है। इम्पॉर्टेंट है और साथ में कन्फ्यूजन भी है। बच्चे बहुत ऊंची ऊंची क्लास तक पहुंच जाते हैं लेकिन शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में कन्फ्यूज़न बना रहता है। शुद्ध पदार्थ का मतलब है कि अगर पूरे पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, मतलब एक ही प्रकार के अभिकर्मक। कन्फ्यूजन हो सकता है अभी, आप लोग सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो, सब क्लियर हो जाएगा। जब एक ही प्रकार के अभिकर्मक रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। अब जो शुद्ध पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा यौगिक। जो हमारा तत्व होता है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, जबकि यौगिक में विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक रेशियो में, एक निश्चित रेशियो में या निश्चित अनुपात में संयुक्त या फिर जुड़े हुए या मिलाए गए। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा और खूब बढ़िया से समझाऊँगा। तत्व का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए। जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहना चाहिए, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहना चाहिए। तो इसके उदाहरण में क्या आएगा? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, निकिल, बिस्मथ। अब आते हैं यौगिक की तरफ। यौगिक में विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त या फिर जुड़े हुए। उदाहरण के रूप में जैसे जल, जल का मतलब H2O। आ गई बात समझ में? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि मैंने बोला था कि शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, लेकिन यहाँ तो अलग अलग हैं, हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। तो इसका मतलब ये है कि आपने फिर से समझने में गलती कर दी, क्योंकि अभिकर्मक का मतलब होता है सब्सटेंस। यहाँ पे हाइड्रोजन सब्सटेंस नहीं है, ऑक्सीजन सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे H2O यानी जल खुद में एक सब्सटेंस है, क्योंकि जल में दूसरा अणु भी H2O ही रहेगा, तीसरा अणु भी H2O ही रहेगा। अगर एक गिलास पानी है उसमें जितने भी जल के अणु रहेंगे तो वो सब के सब H2O के ही रहेंगे, उसमें दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए यौगिक भी क्या होते हैं? यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि जब आपके यौगिक और तत्व दोनों एक ही प्रकार के हैं, शुद्ध पदार्थ, तो हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं कि यौगिक और तत्व में क्या अंतर है? तो भैया इसका सबसे बड़ा अंतर ये है इसके परमाणु। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे कि O ऑक्सीजन, निकिल Na, हाइड्रोजन का H, बिस्मथ का Bi। तो इन सब में एक चीज़ ये है कि अगर ऑक्सीजन है किसी डिब्बे में तो उसमें जितने भी कण होंगे ऑक्सीजन के, वो सब के सब क्या होंगे? वो सब के सब ऑक्सीजनिक रहेंगे, वो सब के सब हाइड्रोजन के ही रहेंगे। जबकि यौगिक में आपने क्या लिखा है कि विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रूप से मिले होते हैं। जैसे कि जल के 2 अणु मिले हैं, जल के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो इनका मुख्य अंतर क्या होता है? हमारा परमाणु। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण में क्या होता है कि जब
दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में क्रिया करते हैं तो वहाँ पे मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे भी पढ़ते हुए आए हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो हमारा समांगी मिश्रण है वहाँ पे सभी जगह सभी अवयवों का मिश्रण का संगठन एक समान बना रहता है। दूसरा हमारा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी का मतलब कि मिश्रण में जो अवयव हैं वो समान रूप से उपस्थित नहीं हैं, जबकि समांगी मिश्रण में जो अवयव हैं वो समान रूप से उपस्थित हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे समांगी मिश्रण का उदाहरण है शक्कर और जल। तो शक्कर का अलग रासायनिक सूत्र है, जल का अलग रासायनिक सूत्र है। तो फिर भैया शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में जो अंतर है वो हम इस प्रकार देखते हैं। हमने मिश्रण की परिभाषा लिखी है कि जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक साथ मिले हों। तो शक्कर का अलग रासायनिक सूत्र है, जल का अलग रासायनिक सूत्र है, मतलब दो या दो से अधिक अभिकर्मक। जबकि शुद्ध पदार्थ क्या है, जहाँ पे एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है तो एक ही प्रकार का अभिकर्मक है, निकिल है तो एक ही प्रकार का है, हाइड्रोजन है तो एक ही प्रकार का है। जल में आते हैं, जल में भी अगर H2O अगर उपस्थित है तो उसमें भी H2O ही सिर्फ उपस्थित है और कोई दूसरा पदार्थ उपस्थित नहीं है। जबकि मिश्रण में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए दो अभिकर्मक उपस्थित हो गए, एक शक्कर और दूसरा जल। जैसा कि हम एक ग्लास में अगर शक्कर और जल को घोलते हैं और उसको एक चम्मच से पहले ऊपर से टेस्ट करते हैं, फिर बीच में से टेस्ट करते हैं, फिर सबसे नीचे से टेस्ट करते हैं, तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि सभी जगह हमें वो शरबत या फिर वो मिश्रण मीठा ही लगता है। क्यों? क्योंकि शक्कर जो है वो उस जल में सभी जगह समान मात्रा में घुली हुई है। अब आते हैं विषमांगी मिश्रण की तरफ। इसके उदाहरण से समझते हैं कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है। जैसे मिट्टी और जल का मिश्रण। मान लीजिए कि एक ग्लास में मिट्टी और जल को घोलते हैं तो ऊपर मिट्टी कम दिखती है, बीच में कुछ ज़्यादा दिखती है और उस गिलास की पेंदी में मिट्टी ज़्यादा बैठी हुई रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि मिट्टी और जल के मिश्रण में मिट्टी जल में पूर्ण रूप से घुली हुई नहीं है, इसलिए यह कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। तो इतना क्लियर है। अब आप लोग खूब बढ़िया से पूरा वीडियो फिर से दोबारा देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। एक बार पूरा स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए।